जय हिंद साथियों। आज हम डिस्कस करेंगे ईसीएचएस के चंद एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो आपको जानना अति आवश्यक है। इनको मैंने 4 सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है आपकी ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए। सबसे पहले देखिए, हम चलते हैं पहली स्लाइड पे। पेरेंट पीसी वर्सेस नॉन पेरेंट पीसी। अब ये पेरेंट पीसी का कॉन्सेप्ट क्या है? पेरेंट पीसी वो पीसी है जिस पर आपने रिटायरमेंट से पहले रजिस्टर किया है। जैसे कि मेरे संदर्भ में मेरा पेरेंट पीसी रिटायरमेंट के टाइम में था पीसी जयपुर पीसी खातीपुरा 1। ठीक उसी तरीके से आपने रिटायरमेंट से पहले डिसाइड किया होगा कि आप कहां सेटल होंगे, सबसे नजदीक आपका पीसी कौन सा है, और उसको आपने अपना पेरेंट पीसी डिक्लेयर किया होगा। और उसी पेरेंट पीसी से आपको अपना कार्ड भी मिला होगा। शुरुआत में हो सकता है कार्ड आजकल रिटायरमेंट के टाइम पे दे देते हैं, लेकिन हमारे समय में पेरेंट पीसी से मिलता था। पेरेंट पीसी वर्सेस नॉन पेरेंट पीसी। नॉन पेरेंट पीसी मतलब बाकी जितने भी पीसी हैं जो आपका पैतृक पीसी नहीं है, आप कहीं जा रहे हैं, बीच में किसी पीसी से मेडिसिन ले रहे हैं, तो वो आपका नॉन पेरेंट पीसी हो गया। मान लो आप ट्रेवल कर रहे हैं, बीच में बरेली में बीमार हो गए, बरेली गए और आप जयपुर के रहने वाले, आपका पेरेंट पीसी जयपुर था, तो बरेली आपका नॉन पेरेंट पीसी हो जाता है। या जो आपका जयपुर पेरेंट पीसी के अलावा अन्य जितने भी पीसी हैं वो आपके नॉन पेरेंट पीसी हो गए। तो ये डिफरेंस हो गया पेरेंट पीसी और नॉन पेरेंट पीसी में। अब पेरेंट पीसी होता क्या? देखिए, हर हमने डिस्कस किया कि आपने जो रिटायरमेंट के टाइम में चूज किया वो आपका पेरेंट पीसी है, लेकिन ध्यान रहे कि हर एक फैमिली मेंबर अपना पेरेंट पीसी अलग अलग चूज कर सकता है। मान लो आपके बच्चे कहीं पढ़ रहे हो, आपकी मैडम कहीं और हो, या आपका बेटा कहीं हॉस्टल में हो, तो वो अपना कार्ड के साथ अपना पेरेंट पीसी जहां पर वो पढ़ाई कर रहा है वहां पर कर सकता है। तो हर एक मेंबर का पेरेंट पीसी सेपरेट हो सकता है। और ध्यान ये रहे कि हर 3 महीने में अगर आप अपनी जरूरत के हिसाब से पेरेंट पीसी चेंज कर सकते हैं। चेंज करने का तरीका बड़ा सिंपल है। आप ईसीएचएस अपना मोबाइल खोलिए, ईसीएचएस के ऐप के ऊपर जाइए और पेरेंट पीसी को चेंज कर लीजिए। आप कहेंगे कि ये देखिए, ये मेरा मोबाइल है, मैंने ईसीएचएस के ऐप को क्लिक किया और यहां लिखा हुआ, देखिए ध्यान से देखिए, यहां लिखा हुआ चेंज पेरेंट पॉलीक्लिनिक। इस जगह पे लिखा हुआ चेंज पेरेंट पॉलीक्लिनिक। इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एडिट का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। एडिट का ऑप्शन आते ही आप जो है एडिट पर क्लिक करेंगे, फिर आप कहेंगे चेंज पीसी रिक्वेस्ट, और आप अपने नए पीसी का ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी, उसमें से नए पीसी का आप नाम दे देंगे और आपका पीसी तुरंत चेंज हो जाएगा विद इन 1 मिनट। लेकिन कई बार इसमें थोड़ा सा समय भी लग सकता है, लेकिन विद इन 24 आवर्स तो हो ही जाएगा। कार्रवाई इमीडिएट हो जाएगी और विद इन 24 आवर्स आपका पर्ची कटनी शुरू हो जाएगी। अब ध्यान रहे कि आप अगर किसी एक रीजनल सेंटर में हैं, आपको पता है कि खूब सारे पीसी मिलाकर के रीजनल सेंटर बनाया जाता है जिसे आरसी कहते हैं। आरसी कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है डिफरेंट पीसीज का, टेक्निकल कंट्रोलिंग अथॉरिटी। तो आरसी जो है वो आप आरसी के अंदर अंदर किसी भी हॉस्पिटल में जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जयपुर आरसी के अंडर में बड़े सारे पीसी आते हैं, झुंझुनू, चिड़ावा, सीकर, ये सब पीसी, जयपुर, ये सब पीसी जयपुर आरसी के अंडर में आते हैं। लेकिन आपको अगर झुंझुनू से भी रेफरल मिला है और आप जयपुर में इलाज करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। तो विद इन द आरसी कोई हॉस्पिटल की रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन आप अगर आरसी से बाहर जाते हैं, जयपुर आरसी से बाहर चले गए आप, और मान लो आप हाथरस चले गए या किसी और आरसी में, दिल्ली आरसी में चले गए, तो फिर आपको वहां के नियरेस्ट पीसी, वहां भी इलाज ले सकते हैं, लेकिन वहां के नियरेस्ट पीसी में आपको जाना पड़ेगा। जिस हॉस्पिटल में आप इलाज ले रहे हैं उसके पास वाले पीसी में, ध्यान रहे, वहां से फिर रेफरल लेना पड़ेगा और फिर उसके बाद वहां का लोकल बन के आपका इलाज चालू हो जाएगा। ध्यान रखने वाली बात है कि हॉस्पिटल के नियरेस्ट पीसी में आपको जाना होगा। एक बार फिर दोहरा देता हूं, पेरेंट पीसी विद इन आरसी, आपके खुद के आरसी के अंदर आप किसी भी हॉस्पिटल में जा सकते हैं। आरसी से बाहर के हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं तो जिस हॉस्पिटल में इलाज करवाना चाहते हैं उसके नजदीक के पॉलीक्लिनिक, ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में जाएंगे, वहां से रेफरल लेंगे, उस रेफरल का आपका पेरेंट पीसी जो है अप्रूवल करेगा, ऑनलाइन अप्रूवल हो जाता है और फिर आप वहां अपना इलाज ले सकते हैं। अब पेरेंट पीसी में आपको दवाइयां कितनी दी जा सकती है? आपको 1 महीने की, आमतौर पे क्रॉनिक पेशेंट है तो 1 महीने की दी जाती है। अगर आप स्पेशल कैटेगरी वाले पेशेंट है तो आपको 6 महीने की दी जाती है। अब स्पेशल कैटेगरी वाले पेशेंट क्या होते हैं? देखिए, जैसे हार्ट के पेशेंट, करेक्शन 3 महीने की दी जाती है स्पेशल कैटेगरी में। स्पेशल कैटेगरी क्या होती है? जैसे हार्ट पेशेंट हो गया,
हाइपरटेंशन हो गया, शुगर वाला हो गया, या फिर आपको डायलिसिस चल रहा है, या आप कैंसर पेशेंट है, या आप 80 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, 80 साल से ऊपर वालों को भी स्पेशल कैटेगरी में माना जाता है। और आप अगर विदेश जा रहे हैं तो आपको 6 महीने तक की दवाई दी जा सकती है। विदेश जाएंगे तो आपको वीजा और कंफर्म्ड टिकट, एयर टिकट आपको दिखानी पड़ेगी। आप ध्यान रखिए कि नॉन पेरेंट पीसी में, मान लो आप कहीं बाहर चले गए, मान लो आप झुंझुनू से आए हैं और जयपुर में अचानक आपको खांसी जुकाम बुखार हो गया, नॉन पेरेंट पीसी में किसी भी पीसी में आपने रिपोर्ट कर दिया, तो वो पीसी आपको सिर्फ 7 दिन की दवा देगा, क्योंकि आप ट्रांजिट में हैं। 7 दिन में आप अपने पेरेंट पीसी में वापस पहुंच सकते हैं, अनलेस कि आप एडमिट नहीं होगे तो एक अलग कहानी है। और अगर थोड़ा आप सीरियस हैं, कोई दिक्कत है, अगर ओआईसी साहब ये सोचते हैं कि आपको ज्यादा मेडिसिन दी जाए, तो आपको 1 महीने तक की दवाई भी दी जा सकती है, लेकिन आमतौर पर आपको 7 से 10 दिन की दवाई देकर के छोड़ दिया जाएगा। ये है नॉन पेरेंट पीसी में आपको कितने दिन की दवाई मिलेगी। अब ध्यान रहे कि आप अगर बुजुर्ग हैं, व्हील चेयर बाउंड है, बेड रिडन है, तो आप अपने प्रॉक्सी के माध्यम से, मतलब आप पोता बेटा किसी को भेज सकते हैं, अथॉरिटी लेटर और वीडियो कॉलिंग से ओआईसी पॉलीक्लिनिक आपको दवाई दे देगा। तो ये था पेरेंट पीसी और उसकी सुविधाएं। अब ट्रीटमेंट कितने प्रकार के हैं, देखिए ट्रीटमेंट 2 प्रकार के कहे जाते हैं। पहला ट्रीटमेंट है प्लान्ड ट्रीटमेंट। अब प्लान्ड ट्रीटमेंट मतलब क्या? प्लान्ड ट्रीटमेंट यानी कि आपने पहले से प्लानिंग कर रखी है कि भाई मुझे कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवाना है, या मुझे बुखार है इलाज करवाना, ये सब हो गया प्लान्ड ट्रीटमेंट। यानी कोई इमरजेंसी नहीं है, आपके पास रिएक्शन टाइम है, आप एडवांस में प्लानिंग करते हैं, रेफरल या दवा लेते हैं और अपना इलाज करवाते हैं अपने पेरेंट पीसी से, वो हो गया प्लान्ड ट्रीटमेंट। या नॉन पेरेंट पीसी से भी करवाना, वो भी प्लान्ड हो सकता है। अब देखिए इमरजेंसी ट्रीटमेंट क्या है। इमरजेंसी मतलब किसी प्रकार की आपातकालीन स्थिति आ गई, आपको अचानक हार्ट अटैक आ गया, आप वेट तो नहीं कर सकते किसी भी चीज का, आपका किडनी फेल हो गया है, आपको कुत्ते ने काट लिया है, या आपको स्नेक बाइट हो गया है, या आपका एक्सीडेंट हो गया, दीज आर ऑल इमरजेंसीज। इमरजेंसी में ईसीएचएस बेनिफिशियरी कहीं भी एडमिट हो सकता है हिंदुस्तान में, आपका उसका इलाज होगा। क्योंकि इमरजेंसी में आप ये नहीं देखेंगे कि आपका हॉस्पिटल एम्पैनल्ड है या नहीं है, या आप किस लोकेशन में है। इमरजेंसी तो कहीं भी आ सकती है, आप ट्रेवल कर रहे हैं उस टाइम भी आ सकती है। तो देखिए अगर इमरजेंसी है और आप अगर एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपका इलाज चालू हो जाएगा। 24 घंटे में अपने आप एम्पैनल्ड हॉस्पिटल इमरजेंसी रिसीट रिपोर्ट जनरेट करेगा और आपके पीसी को भेज देगा, पीसी उसको अप्रूव कर देगा। लेकिन अगर आप इमरजेंसी में कोई, आप ये तो नहीं देखेंगे कि कहां एडमिट होना, नॉन एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में अगर आप चले गए तो आपके किसी रिश्तेदार को 48 घंटे में पीसी को सूचना देनी पड़ेगी, क्योंकि नॉन एम्पैनल्ड हॉस्पिटल ऑनलाइन आपके ईसीएचएस ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड नहीं है। इस वजह से आपके रिश्तेदार को आकर के ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखें। आपका बेटा पोता दोहिता कोई भी आकर के 48 घंटे में आपके पेरेंट पीसी पे सूचना दे दे, वो रिपोर्ट जमा करवा दे, उसके बाद आपका इलाज चलता रहेगा। इलाज आप अपने पैसे से करवाएंगे नॉन एम्पैनल्ड में और रीइंबर्स हो जाएगा। अगर 48 घंटे में सूचना नहीं देंगे तो रीइंबर्समेंट में बड़ी समस्या आएगी। एम्पैनल्ड हॉस्पिटल है तो कोई समस्या नहीं है, हॉस्पिटल अपने आप कार्रवाई करेगा। तो ये डिफरेंस था एम्पैनल्ड और नॉन एम्पैनल्ड हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट में। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं कि पीसी से आपको कितने दिन की दवा मिलेगी। एक इंपॉर्टेंट चीज है, लोग सोचते हैं यार मैं पीसी में जाऊंगा 7 दिन मिलेगी, 1 महीने मिलेगी, 3 महीने मिलेगी, 6 महीने मिलेगी। मैं समझाता हूं कि क्या मिलेगी। देखिए ये देखिए, अगर आपकी नॉर्मल इलनेस है, अगर आप खांसी जुकाम बुखार टाइप इंसान है, तो आपको 3 दिन 5 दिन 6 दिन की दवा देकर के डॉक्टर छोड़ देगा, जितनी जरूरी है। दवा ज्यादा खाने से क्या फायदा है। लेकिन अगर क्रॉनिक केसेस हैं, आप क्रोनिक केसेस से मतलब है कि आपकी लंबी दवा चलती है, रेगुलर दवा चली रही है आपकी, तो आपको आमतौर पे 30 दिन की दवा दे दी जाएगी। आपने नोटबुक टाइप बना रखी है, नहीं भी बना रखी है, कंप्यूटर में रिकॉर्ड है, तो 30 डेज की दवा क्रॉनिक पेशेंट्स पे वो दे दी जाती है, ताकि उनको बार बार नहीं आना पड़े। और आप अगर स्पेशल कैटेगरी पेशेंट्स है, आप बोलिए स्पेशल कैटेगरी मतलब, हमने डिस्कस किया था 80 साल से बड़े बुजुर्ग, कैंसर पेशेंट्स, डायलिसिस पेशेंट्स, हाइपरटेंशन पेशेंट्स, इस टाइप के जो पेशेंट्स क्रॉनिक है, जिनको काफी लंबी बीमारी चली आ रही है, उनको 3 महीने तक की दवा दी जा सकती है। अब आप कहेंगे कि साहब मेरा तो अधिकार बनता है 3 महीने का। अधिकार नहीं बनता है, आमतौर पे ओआईसी आपको दे देता है दवाई अवेलेबल होने पर, लेकिन क्रॉनिक पेशेंट्स के लिए एक सिंपैथी होती है, वो सब दे दिया जाता है। अगर इमरजेंसी है, पीसी में भी दवाइयां नहीं है, तो हो सकता है आपको 1 महीने की भी दे, लेकिन 3 महीने की आमतौर पर क्रॉनिक पेशेंट्स को, सीरियस पेशेंट्स को दे दी जाती है।
अब देखिए 6 महीने की दवा किसको मिलती है? वो पेशेंट जो कि विदेश जा रहे हैं अपने बच्चों से मिलने, अपने पेरेंट्स से मिलने, किसी को भी मिलने के लिए, लेकिन उनको कंफर्म टिकट और वीजा दिखाना पड़ेगा, ये चीजें उनको दिखाना आवश्यक है, तब उनको 6 महीने तक की दवा एक साथ मिल सकती है। अब आप कहेंगे कि क्या हम अपने प्रॉक्सी से दवा ले सकते हैं? प्रॉक्सी मतलब बेटा पोता किसी दूसरे भाई भतीजे को भेज करके दवा ले सकते हैं? जी बिल्कुल ले सकते हो। अगर आप बेड रिडन है, आप चेयर बाउंड है, व्हील चेयर बाउंड है, हिल ही नहीं सकते, तो कोई और दूसरा ही जाके लेगा। कैसे लेगा? आई कार्ड दिखाएगा, अथॉरिटी लेटर दिखाएगा, अथॉरिटी लेटर इसी से बन जाता है, वो ऐसी साइन करके देता है, उसके बाद उस अथॉरिटी लेटर के आधार पर जो व्यक्ति लेने जाएगा उसे बार बार दवा मिलती रहेगी। तो आप इतने बीमार हैं, 80 साल से बड़े बुजुर्ग हैं, व्हील चेयर बाउंड है या फिर बेड रिडन है, तो आपको आपका प्रॉक्सी चला जाएगा और आपको 1 महीना 3 महीना जितने महीने की दवा जरूरत है पीसी से मिल जाएगी, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। अब देखिए क्रॉनिक पेशेंट जो कि हमने डिस्कस किया, सर क्रॉनिक हार्ट वाले, कैंसर वाले, बेड रिडन, व्हील चेयर बाउंड, इस टाइप के पेशेंट्स जो है वो डायबिटीज वाले या फिर आप देखिए जो हाइपरटेंशन वाले, इन सबको नेक्स्ट ड्यू डेट, एनडीडी मतलब अगली ड्यू डेट, मान लो आपने 1 जनवरी को दवा ली तो अगली ड्यू डेट होगी 1 फरवरी, लेकिन उससे 10 दिन पहले ही आपको दवा मिल सकती है। वो किस लिए दी जाती है? ताकि आपकी दवा एकदम से खत्म नहीं हो जाए। लेकिन उस दवा की गिनती कब कब से होगी? 1 फरवरी से ही होगी। यानी आप 1 महीने का आपने दवा ली, अगला महीना खत्म होने से 10 दिन पहले आपने दवा फिर ले सकते हैं, दवा ले सकते हैं, लेकिन उसकी गिनती होगी अगले महीने की 1 तारीख से, ताकि आपको जरूरत शुदा ही दवा मिले। अगर एम्पेनल्ड हॉस्पिटल में आपका ट्रीटमेंट चला और वहां से कोई दवाई लिखी तो आपको जेनेरिक किस्म की मेडिसिन ही दी जाएगी। जेनेरिक मतलब वो दवाइयां जिसमें सॉल्ट सेम हो, कोई जरूरी नहीं है कि ब्रांडेड किस्म की दवाई आपको मिले। सरकार का नियम है कि जेनेरिक दवाइयां ही आपको दी जाएगी। नॉन एम्पेनल्ड हॉस्पिटल से अगर आप आए हैं तो आपको उसकी लिखी हुई दवा नहीं मिलेगी अनलेस कि आप इमरजेंसी में एडमिट हुए थे। आगे चलते हैं। आप पीसी में गए, आप पीसी में किस प्रकार से कार्रवाई करेंगे? आप अपना कार्ड लेकर के पीसी में चले जाएंगे। पीसी में जाकर के वहां एक लाइन लगती है जहां से आप अपना कियोस्क से टोकन लेंगे, एक पर्ची मिलती है छपी हुई जिसको टोकन कहते हैं। आप ये कहेंगे कि आपको किस डॉक्टर से दिखाना, आप कहेंगे भी मुझे रूम नंबर 1, रूम नंबर 4, इस डॉक्टर को, उस डॉक्टर को, मेडिकल स्पेशलिस्ट को, गायनेकोलॉजिस्ट को, किसको दिखाना है वो बताएंगे। वहां से उस डॉक्टर का नंबर की पर्ची आपको मिल जाएगी। वहां जाने के बाद आप बैठ जाएंगे, वहां पर नंबर लिखे हुए आते हैं डिस्प्ले स्क्रीन में, और जैसे आपका नंबर आएगा आप डॉक्टर को दिखा देंगे। डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर ने जो भी आपको 7 दिन की, 1 महीने की, 3 महीने की जो भी दवाई लिख दी, आप डिस्पेंसरी में जाएंगे और अपनी दवा ले लेंगे। डिस्पेंसरी में वो टोकन दिखाएंगे, वहां से डिस्पेंसरी वाला एक पर्चा निकालेगा कंप्यूटर से, पर्चे में आपकी सारी दवाइयां लिखी होंगी, एक पर्चा अपने पास रखेगा और एक आपको दे देगा। अब देखिए पर्चे में वो 3 तरीके से मार्किंग करता है। या तो ये हो सकता है कि सारी दवाइयां आपको मिल जाए, या हो सकता है कि कुछ मेडिसिन नॉट अवेलेबल हो, एनए मतलब नॉट अवेलेबल। अब आप से वो पूछेगा कि मैं एनए लिखूं या एएलसी लिखूं। अब एनए और एएलसी में अंतर समझिए। एनए मेडिसिन आप एमएस से जाकर के ले सकते हैं, आप बाहर से खरीद करके उसका क्लेम कर सकते हैं बीपीए साइट पे डाल करके। तो आप 3 दिन बाद वापस अगर नहीं आ सकते हैं ईसीएचएस तो बोलिए कि एनए लिख दीजिए, मैं बाहर से खरीद लूंगा, एनए लिख दीजिए, मैं ज्यादा टाइम एमएस से ले लूंगा। और आप ये भी कह सकते हैं कि भाई एएलसी कर दीजिए, मतलब ऑथराइज लोकल केमिस्ट से लोकल परचेज कर दीजिए। ऑथराइज लोकल केमिस्ट से लोकल परचेज है। आमतौर पे जो है पेशेंट से एएलसी करवाते, कौन झंझट करेगा क्लेम करने का या एमएच के चक्कर लगाने का, तो बोलते भाई एएलसी कर दो, 3 दिन बाद ले जाऊंगा। एएलसी जब आप करते हैं तो पीसी से आपके पास फोन आता है कि आपकी दवाइयां आ गई है। आप कुछ जरूरी नहीं है खुद को आना, अपना कार्ड दे करके प्रॉक्सी को भी भेज सकते हैं, किसी को भी भेज सकते हैं आप। वो आकर के आपकी दवाइयां आएगा, सीधा एक टोकन कटवाएगा, डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, उस टोकन के आधार पर सीधा डिस्पेंसरी जाएगा और आपकी एएलसी दवाइयां ले लेगा। प्रॉक्सी भी कलेक्ट कर सकता है, आप खुद भी कर सकते हो, दोबारा डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक एनए का टोकन बनवाना पड़ेगा जो तुरंत बन जाता है। और तीसरा ऑप्शन और है, आप 80-70 साल से बड़े बुजुर्ग हैं, आप कह सकते भैया देखो मैं तो 3 दिन बाद नहीं आ सकता, मुझे आप होम डिलीवरी दीजिए। तो अभी एक होम डिलीवरी का बड़ा अच्छा सिस्टम हो गया है, 4-5 दिन में आपकी दवाई जो आपके घर आ जाएगी। कैसे आएगी, जिम्मेदारी किसकी है? पीसी अपना आप करता है। पीसी क्या करता है, एक
एएलई होता है, एक व्यक्ति होता है जिसको पैसा दिया जाता है सरकार के द्वारा, वो आता है, पैकिंग कर देता है, वो पैकिंग करके पोस्ट ऑफिस को दे देता है, पोस्ट ऑफिस वाले आपके घर में होम डिलीवरी कर देते हैं। ये नया सिस्टम हुआ और ये काफी कारगर है, ऐसा नहीं कि होता नहीं, होता है ये। मैंने खुद ने होम डिलीवरी अपने पेरेंट्स के लिए मंगवा करके देखी है और हुआ है। आगे चलते हैं। जितने भी रेफरल्स है उनकी वैलिडिटी होती कितनी? 3 महीने की। और सीरियस पेशेंट्स है उनकी 6 महीने की भी वैलिडिटी होती है। एमओ का रेफरल हो या डेंटल हो, 3 महीने की तो कम से कम वैलिडिटी होती ही होती है। अब रेफरल कैसा दिखता है एक बार हम उसको स्टडी कर लेते हैं। ये देखिए एक सर्जन का रेफरल है। मैंने कुछ एक चीजें आइडेंटिटी को हाइड करने के लिए ब्लर कर दी गई है। यहाँ पर ओआईसी का नाम लिखा है कर्नल सो एंड सो। उसके बाद आप आ जाइए, यहाँ पर आपका रेफरल का आईडी लिखा हुआ है। यहाँ पर ये आपका वैलिडिटी अप टू, देखिए ये 30/5/26 को कटा है और 28/8/26 यानी 3 महीने तक की वैलिडिटी इसमें लिखी हुई है। सेशंस कितने होते हैं आपके? 6 सेशन तक हो सकते हैं। इसमें 2 ही सेशन लिखे, डॉक्टर 2 भी लिख सकता है, 1 भी लिख सकता है, 6 भी, मैक्सिमम 6 सेशंस हो सकते हैं। 6 बार आप उसी डॉक्टर को दिखा सकते हैं। इसमें लिखा ओपीडी या आईपीडी भी अगर एडमिट होता है तो आईपीडी लिखा होता है। नीचे आइए, यहां आपका जेंडर लिखा हुआ, मेल है फीमेल है। यहां आपका सर्विस नंबर लिखा हुआ है, यहां आपका नाम लिखा हुआ है, यहां आपके कार्ड का नंबर लिखा हुआ है, यहां आपकी उम्र लिखी हुई है, यहां आपका रिलेशन, आप डिपेंडेंट है तो डिपेंडेंट का रिलेशन वरना लिखा होगा, जैसे ये लिखा हुआ प्राइमरी बेनिफिशियरी। यहां डॉक्टर का नाम लिखा होता है, आपकी कैटेगरी जनरल है या वीर वीरांगना वगैरह, वो कैटेगरी यहां लिखी होती है। यहां आपका कार्ड नंबर लिखा होता है, यहां आप नेवी से, आर्मी से, एयरफोर्स से, वो लिखा होता है, और यहां आपकी ईमेल आईडी लिखी होती है। ये तो ऊपर का हिस्सा है किसका, जो रेफरल फॉर्म है। अब ये मैं नीचे का हिस्सा दिखाता हूं, ये देखिए। इसमें अगर आपके ब्लड टेस्ट वगैरह अगर हुए हैं पीसी में तो वो डिटेल्स लिखे होते हैं। यहां लिखा हुआ है कि आपको क्या बीमारी है, इस केस में लिखा हुआ हाइपरटेंशन इनको है। एडमिशन नॉट एप्लीकेबल है क्योंकि ओपीडी पेशेंट है। और ये इन्वेस्टिगेशन लिखा है, इसमें ये लिखा है कि एज नीडेड एंड डीम्ड फिट बाय द ट्रीटिंग स्पेशलिस्ट, ये डॉक्टर ने लिख दिया है। किसको दिखाना है इनको? पेट की समस्या है तो गैस्ट्रोलॉजिस्ट के लिए लिख दिया गया है। अब ये एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाएंगे लेकर के, अपना ईसीएचएस कार्ड लेके जाएंगे, अपना आधार कार्ड लेके जाएंगे और वहां पर उनका फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होगा। ये एस्टिन हाइपरटेंशन का रिमार्क्स लिखा है यहाँ ओआईसी का इनिशियल होगा, और ये आप पर्चा लेकर के अपने ट्रीटमेंट के लिए किसी अपनी मर्जी के हॉस्पिटल में, पीसी कभी सजेस्ट नहीं करेगा कहाँ जाएं। आप साइट पे देखिए कौन कौन से हॉस्पिटल बेस्ट हैं, या आप किसी पेशेंट से पूछ सकते हैं जो आपका जानकार हो, और उस हिसाब से आप अपने विश्वास के हिसाब से किसी भी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जा सकते हैं, आपकी मर्जी है। आगे चलते हैं। अब रेफरल्स जो मैंने दिखाया, रेफरल का पर्चा, उसकी वैलिडिटी कितनी है? हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि हर एक रेफरल की वैलिडिटी कम से कम 3 महीने है, और 3 महीने में 6 सिटिंग्स यानी 6 बार डॉक्टर को दिखा सकते हो, ये काफी है। पहले 1 महीने होती थी और 2 सिटिंग होती थी, लेकिन अभी 3 महीने और 6 सिटिंग कर दिया है। धीरे धीरे ईसीएचएस इंप्रूव हो रहा है। अब आप कितने स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हो? आप टोटल 3 स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हो। आपको हार्ट के लिए रेफर किया, हार्ट वाले के पास आप गए, कार्डियोलॉजिस्ट के पास गए, कार्डियोलॉजिस्ट ने कहा भाई नहीं इसको न्यूरो वाले को भी दिखाना है, न्यूरो के पास गए, न्यूरो वाले ने इसको तो ऑर्थो वाले को भी दिखाना है। तो इस प्रकार से एक ही हॉस्पिटल में आप कितने 3 स्पेशलिस्ट के पास जा सकते हैं उसी एक सिंगल रेफरल से। एक दिन में आपको कितने रेफरल्स मिल सकते हैं? मैक्सिमम 2 रेफरल। आमतौर पे एक ही रेफरल दिया जाता है, लेकिन 2 रेफरल तक डॉक्टर आपको दे सकता है। अब इसके अलावा आपका जो पीसी का एमओ है वो आपको बीमारी का सरकारी नौकरी करने बीमारी का सर्टिफिकेट दे सकता है, फिटनेस का सर्टिफिकेट दे सकता है, और सरकारी नौकरी या किसी नौकरी में लगने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट भी दे सकता है। मेडिकल सर्टिफिकेट की घुंडी या कैविएट ये है कि अगर सरकार उसे एक्सेप्ट करे, कई जगह एक्सेप्ट नहीं किया जाता है पीसी का मेडिकल सर्टिफिकेट, सरकार अलग से अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेडिकल करवाती है, लेकिन फिटनेस और सिकनेस सर्टिफिकेट एक्सेप्ट किया जाता है। अगर टेस्ट की फैसिलिटी नहीं है आपके पीसी में तो टेस्ट आप सिविल से भी करवा सकते हो और उसको सीजीएचएस रेट से बीपीएस साइट पे डाल करके क्लेम कर सकते हो। और एक इंटरेस्टिंग बात, छोटे नवजात शिशु के लिए, छोटे प्यारे बच्चों के लिए जो बिल्कुल नवजात हैं, उनके 3 महीने तक अपने आप वो अपनी मदर पे डिपेंडेंट माने जाएंगे, और 3 महीने तक कोई कार्ड की आवश्यकता नहीं है। मदर के कार्ड से ही सारी मेडिसिन उनको मिलेंगी। किसके कार्ड से मिलेगी? मदर के कार्ड से सारी मेडिसिन उनको लागू है। 3 महीने बाद फादर को या मदर को उनका नया
ईसीएचएस कार्ड बनवाना पड़ेगा। आई होप दिस इंफॉर्मेशन वॉज यूजफुल। अगर इंफॉर्मेशन यूजफुल रही है तो अधिक से अधिक वेटरन्स के साथ शेयर करें ताकि उनका भला हो सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।